नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। तो प्यारे साथियों, सीटेट जुलाई 2025 लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी के लिए संस्कृत के प्रैक्टिस सेट दोपहर 2 बजे आपके चल रहे हैं और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, यानी इससे पहले आपके 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कौन कौन आ चुका है, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हम एक गद्यांश देखेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल और फिर शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो तैयार हैं आप सभी? श्रेया, मिष्टी, अमरजीत, प्रीति, पिंकी, उपेंद्र, अंतिमा, कुमारी, सभी को राधे राधे, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो शुरू करा जाए। सबसे पहले गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश को ध्यान से समझोगे तो इसके प्रश्न भी अच्छे से आपके सॉल्व हो रहे होंगे। देखिए लिखा है, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में है, फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल नाम का, सरह, सरह बोलते हैं सरोवर तालाब आदि को, है ना, तालाब है, सरोवर है, उसको सरह बोल दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। संकट विकट नाम कौ, संकट और विकट नाम के हंसव निवसतः, जहां दो हंस जिनका नाम है संकट और निकट, नहीं निकट नहीं विकट, हाँ, संकट और विकट नाम के दो हंस जिसमें रहते हैं। फिर लिखा है कंबु ग्रीव नामा, कंबु ग्रीव नाम का, तयोह मित्रम, उन दोनों का एक कंबु ग्रीव नाम का मित्र, एक कूर्मः अपि, कूर्मः बोलते हैं कछुए को, एक कूर्म भी, एक कछुआ भी जिसका नाम कंबु ग्रीव है, वह तत्रैव प्रतिवसति स्म, वो भी वहीं रहता था। तो एक मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब जिसमें संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं और उन दोनों का एक मित्र कछुआ जिसका नाम कंबुग्रीव है वह भी वहीं रहता था। अथ एकदा, तो फिर क्या हुआ, एक बार, धीवराह, धीवर बोलते हैं मछुआरों को, धीवराह यानी बहुत सारे मछुआरे। ठीक है, तो लिखा है कि एक बार धीवर यानी मछुआरे तत्र आगच्छन, वहां आते हुए, अकथयन आए और आते हुए बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, बोले कि हम कल, स्वः मतलब आने वाला कल, हम कल मत्स्य यानी मछलियों, कूर्म आदि यानी कछुओं आदि को मारिष्यामः यानी मारेंगे, यानी इनका शिकार करेंगे कल। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कूर्मः अवदत्, कूर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, इसने अपने मित्र को पूछा कि मित्रों तुमने युवाभ्याम, तुम युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, द्विवचन का है, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम, धीवर यानी जो मछुआरे हैं उनकी, वार्ताम यानी उनकी बातचीत, श्रुत्वा, श्रुता यानी सुनी उसकी बातचीत, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा, है ना, क्या करूं मैं अब, हंसौ अवदताम, तो हंसौ अवदताम यानी दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करना चाहिए। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला, माँ एवं ऐसा मत कहो, तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, तो उसने बोला कि ऐसा मत करो कि मैं जिससे दूसरे हृदयम यानी तालाब में, है ना, सरोवर आदि में चला जाऊं, ऐसा करो। हंसौ अवताम, हंस बोले, आवाम किम करवा, वह भाई हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। हंसौ अवताम, हम दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, इसके लिए ये कैसा उपाय है, कौन सा उपाय है ये, है ना, मतलब उड़ के, कछुआ उड़ के कैसे जाएगा दूसरी जगह। तो कच्छपः वदति, तो कछुआ बोला, कछुआ बताता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुवा धार्यताम, तुम दोनों काष्ठ दंडाम यानी लकड़ी के डंडे को, एकम चंचुआ एक चोंच में, धार्यताम धारण करो, दोनों एक एक साइड से उस
जो उसको लकड़ी के टुकड़े को पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं लकड़ी के मध्य में अवलंब्य यानी उस पर बैठकर, है ना, उस पर झुककर, युवाभ्याम पक्ष बलेन, तुम्हारे पक्ष यानी पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तो हंस बोले, संभवति एषः उपायः, हाँ यह उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, किंतु इसमें एक अपाय भी है, एक त्रुटि भी है, एक कमी भी है। क्या है? आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वम आलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाः किंचित वदिष्यति, लोग कुछ बोलेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दास्यसि, दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः तुम यहीं रुक जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रोधी कूर्म मतनी कछुआ बोला कि महम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। तो ये था आपका भैया छोटा सा गद्यांश, आसान है, छोटा है। ऐसा गद्यांश आ जाए सीटेट में तो मजे ही मजे है ना, इतना आसान आ जाए, और दूसरा छोटा भी इतना ही, क्योंकि सीटेट में तो गद्यांश आपके बड़े लेंदी पूछे जाने लगे हैं अब, तो उसको पढ़ने में ही बहुत समय लग जाता है, पेपर छूट जाता है। ऊपर से संस्कृत दी लास्ट में होती है ना। मेरी तो किस्मत ऐसी खराब है कि आप लोग आधे से ज्यादा बच्चों से रिव्यू मांगो तो वो कहते हैं हमारा तो संस्कृत छूट गया। क्यों छूट गया भैया? लास्ट में था, बाकी पेपर करते रह गए। बीच में मैथ्स आ जाती है ना, मैथ्स छोड़ने का मन ही नहीं करता, उसी को सॉल्व करते लग जाते हैं, संस्कृत छूट जाती है। तो इसीलिए शुरुआत से ही मैं आपको बता रही हूँ कि काफी सारे साथी गलती करके आते हैं, तो अभी से पढ़ने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कि छूटे ना पेपर। द्वयो हंसयोः मित्रस्य नाम आसीत्, ए विकटः, बी फुल्लोत्पलः, सी संकटः, डी कम्बुग्रीवः। सवाल समझ गए? द्वयो हंसयोः, उन दोनों हंसों के, मित्रस्य नाम, मित्र का नाम, आसीत् था, दोनों आपके दोनों जो हंस थे उनके मित्र का नाम था, ठीक है। द्वयो हंसयोः मित्रस्य नाम आसीत्, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि कम्बुग्रीव नामः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो कम्बुग्रीव नामः मित्रः, कम्बुग्रीव नाम का मित्र वहीं रहता था। अब आपको गद्यांश में विकट भी दिखा, संकट भी दिखा, फुल्लोत्पल भी दिखा, तो काफी सारे साथी तो सवाल नहीं समझेंगे, तो इसी में गलती कर देंगे कि हंस का नाम पूछा है, कि सरोवर का नाम पूछा है, कि कछुए का नाम पूछा है ना। अब देखो आगे, हंसस्य दृष्टया कच्छपेन कथितः उपायः आसीत्, हंस की दृष्टि से कच्छप के द्वारा यानी कछुए के द्वारा कहा गया उपाय था, सुख मार्ग, अपाय, सरल मार्ग या कठिन मार्ग। हंस ने कहा कि कच्छप ने जो मार्ग बताया है वह संभव तो है, लेकिन अत्र एकः अपायः वर्तते, क्या बताया कि संभवति एष उपाय, ये उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, इसमें एक कमी भी है ना, इसमें एक त्रुटि भी है ना। तो क्या कहा? उपाय में क्या थी? एक त्रुटि थी, अपायः। तो यहाँ पर हंस की दृष्टि से एकः अपायो वर्तते, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कूर्मः सह अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कूर्मः सह अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, इस प्रश्न का रिक्त स्थान में आएगा हंसाभ्याम, बी है एकेन हंसेन, सी है धीवरहि, डी है मत्स्यहि। कूर्मः कछुआ साथ दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था, हंसाभ्याम हंस के साथ, ठीक है, एकेन हंसेन एक हंस के साथ, धीवरई मछुआरों के साथ, डी मत्स्यई मछलियों के साथ। क्या होगा भाई? दोनों हंस मित्रों के साथ वह कहीं अन्य जगह जाना चाहता था। अब दो हंस हैं तो द्विवचन की तृतीया, सह के योग में तृतीया आती है, जब आपको कारक वगैरह पढ़ाऊंगी तो वहां आप देखेंगे कि सह शब्द के साथ में तृतीया आती है। तो यहाँ पर जो हंस है ये दो है, तो तृतीया विभक्ति द्विवचन की, और तृतीया विभक्ति द्विवचन की और जिसमें भ्याम जुड़ जाता है,
तो आ गया कूर्मः हंसाभ्याम सह, कूर्म कछुआ हंसों के साथ कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। कम दृष्ट्वा जनाः किंचित वदिष्यन्ति इति हंसाभ्याम चिंतितम् आसीत्। ए विकल्प संकटम, बी कूर्मम, सी हंसम, डी धीवरम। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लो। कम दृष्टवा, कम यानी किसको, आपको प्रश्नवाचक शब्द पता है। कह मतलब किसने, कम यानी किसको, केन यानी किससे, कस्मै यानी किसके लिए, कस्मात यानी किससे अलग, कस्य यानी किसका, और कस्मिन यानी किसमें। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति का किसको। कम दृष्टवा किसको देखकर, किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे, वजना लोग कुछ बोलेंगे, इति हंसाभ्याम ऐसा हंसों के द्वारा सोचा गया था। किसको देखकर कुछ बोलेंगे, तो आप कहेंगे कूर्मम, कि भैया ऐसे कछुए को लकड़ी के ऊपर लटकता हुआ उड़ता हुआ देखेंगे तो लोग सोचेंगे ना, भैया कछुआ कैसे उड़ने लग गया, हंस तक तो ठीक था, कछुआ कैसे उड़ रहा है। तो कूर्मम दृष्टवा, कूर्म को कछुए को दृष्टवा देखकर लोग कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पर कम दृष्टवा, तो उत्तर आएगा कूर्मम दृष्टवा, कछुए को उड़ता देखकर। धीवराः कान मारयितुम् इच्छन्ति स्म। धीवराः, धीवर यानी मछुआरे। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कान, ठीक है। इसी किम शब्द का बहुवचन के रूप में क्या होता है, तो आपके के है ना, कान, कई, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, ये बहुवचन के रूप है किम सर्वनाम के, और केशु, और केशु। तो कौन सा रूप है, कान यानी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है, किसको एक वचन में और किनको बहुवचन में। तो ये जो धीवर है किनको मारने की इच्छा रखते थे, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुओं को, बी कूर्मम कछुए को, सी मत्स्यान मछलियों को, डी संकटम संकट को। अब ट्रांसलेट करके बता रही हूँ तो सभी सही उत्तर दे रहे हैं, और जहां मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा था वहां कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी। तो मतलब आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए है ना, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो पूरा पहले तो पैसेज समझा दे, फिर क्वेश्चन समझा दे, फिर जाकर आप सही उत्तर तक पहुंचते हैं। तो बीच में जो ये सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है ना, इसको हटाओ, खुद से पढ़ करके खुद से समझ के उत्तर देना। मत्स्य कूर्म आदि ने मछली और कछुओं आदि को मारने की इच्छा रखते थे। कह क्रुद्धः अभवत्, देखो जिसने अभी तक आपके बिल्कुल पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो मेरा सीटेड 10 डेज का कोर्स है, उस 10 डेज कोर्स को देख जाओ, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ही है। मैंने आज तक एप्लीकेशन में अनुवाद नहीं करा रखा, मैं यूट्यूब पर कराती हूँ हर बारी। तो आपको सीटेड 10 डेज संस्कृत क्लासेस बाय वर्षा मैम डाल के सर्च करोगे तो 10 क्लासेस आएंगी। उन 10 क्लासेस को देख जाओगे तो ये अनुवाद वाली दिक्कत, क्वेश्चन को समझने वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी, है ना। इस बार भी मैं करवाऊंगी, इस बार मैं थोड़ा 10 दिन का नहीं रखूंगी, उसको 1-2 दिन का रखूंगी, और 1-2 दिन में लॉन्ग 5-6 घंटे की क्लास लेकर के अनुवाद वाला सेक्शन खत्म कर दूंगी। तो अभी तो नहीं ले रही हूँ, जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा उसके बाद जो डिमांड होगी तब होगा। तो जो अभी साथी तैयारी कर रहे हैं, 2-4 तो हैं अभी भी ऐसे, तो वो पिछली 10 डेज देख जाइए। हर बार ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ अपडेट हुआ है ना, करंट अफेयर है भैया बदल जाएगी, नहीं, आपकी हमेशा वही रहनी है। तो पिछली क्लासेस को देख करके तब तक अपना वो कवर करिए। कह क्रुद्धः अभवत्, क्योंकि मैं अभी करवा दूं फिर से डिमांड आएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा बहुत सारे साथी फिर तैयारी में एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर वो मुझे 2-3 बार पढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं तो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद पढ़ाऊंगी। लेकिन जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं वो पिछली क्लासेस से अपनी ये डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, मैराथन क्लासेस देखिए पिछली। कह क्रुद्धः अभवत्, कह प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ कौन है ना, कौन प्रश्नवाचक, कौन क्रुद्ध हुआ। विकटः संकटः कम्बुग्रीवः, तो आपको गद्यांश में दिखा ही था, आपने यहाँ पर देखा था कि क्रुद्धः कूर्मः, क्रुद्धः कूर्मः, तो कौन क्रुद्ध हुआ, कूर्म, ठीक है। और कूर्म यानी कछुए का नाम क्या है, कम्बुग्रीवः, कूर्म का नाम क्या है, कम्बुग्रीवः। तो आप यहाँ पर कहेंगे कम्बुग्रीवः क्रुद्धः अभवत्, ठीक है। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि वाक्ये त्वम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम।
अब ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये लाइन दे दी गद्यांश में कि यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे। इस वाक्य में त्वम सर्वनाम पद कस्मै, प्रश्नवाचक शब्द, कहा कम केन कस्मै, चतुर्थी विभक्ति, किसके लिए, किसके लिए प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। त्वम सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है संकटाय, संकट के लिए, धीवराय, धीवर के लिए, मत्स्याय, मत्स्य के लिए, कंबुग्रीवाय, कंबुग्रीव के लिए। यदि तुम उत्तर दोगे तो लोग, आप क्या होगा, तुम आपके मरणम निश्चितम, त्वम मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। तो ये आपके किसको बोला गया है, तो भैया कंबू के। ये भी हो सकता था किसने बोला गया है ये, तो ये दोनों हंसों ने बोला है। किसको बोला है, कंबू ग्रीव कछुए को बोला है कि भाई लोग तुम्हें उड़ता हुआ देख के कुछ कुछ बोलेंगे, तुम जैसे ही मुंह खोलोगे वैसे ही तुम्हारा मरना निश्चित है। तो कंबू ग्रीवाय, कंबू ग्रीव के लिए ऐसा बोला है। ये त्वम शब्द जो सर्वनाम पद है ये कंबू ग्रीव के लिए प्रयोग हुआ है। अब लिखा है अनुच्छेदे, अनुच्छेदे वदिष्यन्ति इति क्रियापदस्य। अनुच्छेद में जो वदिष्यन्ति पद आया है, इस वदिष्यन्ति क्रियापद का कर्तृपद क्या है बताइए। अनुच्छेद में वदिष्यन्ति इस क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है। ए विकल्प है मत्स्याः, बी है कूर्माः, सी है धीवराः, डी है जनाः। बताइए क्या होगा, देख लेते हैं वदिष्यन्ति पद कहाँ पर आया है। गद्यांश में वदिष्यन्ति पद कहाँ पर आया है, तो आप कहेंगे ये रहा वदिष्यन्ति। वदिष्यन्ति, इस लाइन को पढ़ो, यहाँ से लाइन शुरू हुई। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए, त्वम आलोक्य, तुमको देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ बोलेंगे ही। एव का अर्थ होता है ही, लोग कुछ बोलेंगे ही। तो यहाँ पर जनाः देखो बहुवचन है, वदिष्यन्ति बहुवचन है। जनाः प्रथम पुरुष बहुवचन है, वदिष्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो जनाः वदिष्यन्ति एव, लोग बोलेंगे ही। जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ बोलेंगे ही। तो यहाँ पर वदिष्यन्ति क्रियापद का जो कर्तृपद है, कर्ता पद है, जिसके हिसाब से क्रिया प्रयोग की गई है वो है जनाः। ठीक है, सीटेट में संस्कृत सही रहेगा या इंग्लिश, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है भाई, कि आपका कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हो, है ना। आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है कि संस्कृत ज्यादा समझ में आती है, ये तो आपको पता होगा ना। बहुत सारे साथी इंग्लिश में 30 में 30 लेकर आते हैं, बहुत सारे साथी संस्कृत में 30 में 30 लेकर आते हैं। तो आप अपना देखिए, 2-3 क्लास देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, जिसमें जो समझ में आ रहा है, जिसमें स्कोर ज्यादा हो रहा है, सब्जेक्ट को चुन डालिए। ठीक, चलो। अस्मिन् अनुच्छेदे निरीक्ष इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस अनुच्छेद में निरीक्ष इस पद का के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द है। ए है अवलोक्य, बी है नियमानम, सी है अवलंब्य, डी है श्रुत्वा। निरीक्ष शब्द में प्रत्यय कौन सा है, कहोगे यहाँ पर निरुपसर्ग है, ठीक है, ईक्ष धातु है, ठीक, और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का यह जुड़ता है जब उपसर्ग पूर्व में हो। ठीक, अब गद्यांश में हम देखें, निरीक्ष मतलब देखकर, ईक्ष धातु देखने के अर्थ में आती है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है कि नियमानम, आवाभ्याम नियमानम त्वम आलोक्य, इस शब्द में दीर्घ संधि हुई आपकी। अच्छा, त्वम आलोक्य नहीं, त्वम अवलोक्य। यहाँ पर त्वम शब्द था, म आधा था, आगे अवलोक्य, अवलोक्य, तुम्हें देखकर, है ना। तो त्वम आधा, म में आ मिल गया तो म पूरा हो गया, वलोक्य आगे जुड़ गया। तो त्वम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, और निरीक्ष पद भी देखकर। तो यहाँ पर अवलोक्य पद, अब उपसर्ग, लोक धातु, ल्यप प्रत्यय, दोनों ही समानार्थक हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल्स बहुत आपसे पूछे जाते हैं। ये तो थे 9 सवाल, ठीक है। इन 9 में से किसके कितने सही हुए भाई, ये आपके अनुच्छेद आधारित 9 सवाल थे, ठीक है। तो अनुच्छेद आधारित 9 सवाल हैं, बताओ 9 में से कितना स्कोर किया, 7, 4, 6। हाँ, तो मतलब अभी जिनके 9 में से 8 हैं ये खुद से किए थे कि जब मैंने अनुवाद करके बता दिया उसके बाद उत्तर बताया था,
ठीक है, तो ये भी अपना जो है खुद आकलन करो, सेल्फ असेसमेंट करो, है ना, स्वयं आकलन। स्वयं आकलन कैसे है कि हम कितने पानी में हैं, हम जो है खुद से जब करते हैं, खुद जो जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कितना समझ में आ रहा है, कितने सवाल सही हो रहे हैं, और ईमानदारी से, और फिर उसके बाद तैयारी करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समय मत बर्बाद करो कि आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, 11 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है अगर खुद से आकलन नहीं चल रहा है, एक टारगेटेड तैयारी नहीं चल रही है। देखो हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको अपने लिए क्या सही है, ऐसे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे अभी सीटेट के लिए, और हम तो पूरे साल ही पढ़ाते हैं, न जाने कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और आगे कितने सालों तक पढ़ाएंगे। तो आपको अपने लिए कितने दिन तैयारी में देने हैं, क्या सटीक रणनीति होगी, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर कमी आ रही है, खुद पहचानते हुए खुद आपको इन क्लासेस से फ़ायदा उठाना है, ना कि ये भाई कि मैम की क्लास चल रही है तो चलो चलते हैं, जब तक पढ़ाएंगे तब तक पढ़ेंगे, वो वाली बात नहीं है ना। और दूसरा, ये जो साथी मुझे दोबारा, जैसे मैंने पिछले सीटेट के बैच में पढ़ाया उसमें साथी दिखे, वो फिर मुझे जब अगली बार दिखते तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये अगली बार क्यों आए हैं मेरी क्लास में, क्या इनको पिछली बार समझ में नहीं आया था, है ना। और ऐसे होते हैं, रिपीट बालक होते हैं ना, कि मतलब आपके पहले वाले बैच में भी पढ़ रहे थे, और कई सारे साथी तो ऐसे थे 2021 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब भी थे बैच में, और कई बार क्लास में भूलते भटके हुए फिर दिख जाते हैं, और फिर मुझे लगता है कि दोबारा क्लास में क्या कर रहे हैं। चलो एक बार तो होता है, चलो देखने आ गए कि भाई क्लास चल रही है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं ना रेगुलर तो दुख होता है, खुशी नहीं होती कि ये बच्चा दोबारा है मेरी क्लास में, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। मैं चाहती हूँ जो मेरी क्लास में एक बार आया वो सीखे, क्वालिफाई करे और आगे के एग्जाम की तैयारी करे। रिपीट में इधर क्यों घूम रहा है ना। तो इसीलिए रिपीट में नहीं आना है। कुछ 2-4 नाम मैं देख पा रही हूँ जो पिछले बैच में भी पढ़ रहे थे और फिर यहीं पर हैं, तो ऐसा क्यों। फॉर्म बार बार भर रहे हो, फॉर्म भरते वक्त पैसे भी लगते होंगे, दिमाग बहुत ख़राब होता है जब हम 5-6 बार एग्ज़ाम को दे देते हैं। मैंने नेट JRF का एग्ज़ाम 3 बार या 4 बार दिया है, ठीक है, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस एग्ज़ाम को देने में। और गलती क्या थी भाई, लापरवाही मेरी होती है, तैयारी करने वाले की लापरवाही होती है कि हम टारगेटेड तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी कर ली तैयारी, कभी नोट्स बना लिए, कभी रिवीजन नहीं किया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फ्रस्ट्रेशन इतना गंदा वाला हो गया था कि बस फिर लास्ट टाइम जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो मेरा 4 नंबर से, यानी 2 क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो JRF हो जाता। नेट हुआ और इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई मैं 2022 में, मैंने दोबारा वो एग्ज़ाम नहीं दिया, है ना। लेकिन अब जो है आपका PhD में एडमिशन लेना है तो उसके लिए थोड़े से गाइडलाइंस भी चेंज हुई है, अब दोबारा से वो एग्ज़ाम देना होगा। तो अब मैं दोबारा सोच रही हूँ कैसे किताबें उठाऊँ और कैसे तैयारी करूँ, क्योंकि वो पिछली बार ही मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि बार बार एग्ज़ाम हो रहा है, 3 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं 3 महीने में दोबारा एग्ज़ाम दे रही हूँ, है ना, जबकि सिलेबस नहीं है पूरा, तो नोट्स नहीं बनाए हैं, क्लास ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन नोट्स कहीं है नहीं रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम पे कुछ रिवाइज ही नहीं है, ना 1 टाइम सिलेबस खत्म हो रहा है, ना रिवीजन हो रहा है। तो वो सारी गलतियाँ मैंने करी है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन में झेल चुकी हूँ। तब से मैं सोचती हूँ कि भाई कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले ढंग से 3-4 महीने तैयारी कर लो, उसके बाद एग्ज़ाम दो। वहाँ कुछ कमी रह जाएगी ना तो तुम उसको एक बार में फिर क्लियर कर लोगे, मतलब कमी देखी, ठीक करी और अगली बार दिए, पास हो गए। पर ये अगर 3-4 बार का प्रोसेस होता है तो ये परेशान कर देने वाला होता है खुद को भी, और जो पूछ रहे होते हैं मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उनको जवाब देते वक्त भी शर्म आती है, हमारा अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो सीटेट तो उसकी तुलना में बहुत छोटा एग्जाम है, नेट JRF का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन सीटेट तो कुछ भी नहीं है इसकी तुलना में। तो सीटेट में भी अगर आप 2 से 3 बार घूम रहे हैं, कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है कि भाई घर परिवार है, शादी हो चुकी है, तो ऐसे में समय कम मिल पाता है, तो कई बार पिछली बार दिया भी एग्ज़ाम तो प्रॉपर पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाया, उनकी मजबूरी समझ में आती है। पर कुछ ऐसे जिनको समय मिला भी था, सब कुछ था, ठीक था, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो फिर वो दोबारा से एक बार सोचेंगे कि कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, दूसरी बार है तो ये दूसरी बार को अंतिम बना लो। इस बार जो दे रहे हो इसको सोचो कि बस ये हम लास्ट टाइम ही दे रहे हैं। आपको पिछली बार आपने एग्जाम दिया होगा तो पता चल गया होगा कौन से सब्जेक्ट में कितने पानी में हो। जिस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए था उस सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ लो। हर सब्जेक्ट को टारगेट बनाओ। जब मैंने सीटेट दिया था मैंने 3 सब्जेक्ट टारगेट करे थे कि भाई मेरे 3 सब्जेक्ट में 30 में से 30 आने चाहिए, है ना। 30 में से 30 आएंगे 3 सब्जेक्ट में, तो 90 तो यही होगा। 1-2 सब्जेक्ट को मैं हल्का फुल्का पढ़ूंगी, 3 सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, जिसमें से एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। ये अप्रोच लेकर मैं चली और मैंने 1 हफ्ते में, आपके 1 हफ्ते मुश्किल से पढ़ी, पर मैंने 1 हफ्ते पढ़ा। इसकी वजह ये थी कि मैं जब सीटेट पढ़ा रही थी तो उसी दौरान मैंने आपके 2021 में, या जब ऑनलाइन था ये एग्ज़ाम 21 में ही दिया था शायद मैंने, तो 2021 में शायद ऑनलाइन आया था उसी वक्त, और मैंने उस वक्त आपके एग्ज़ाम दिया था तो क्वालिफाई भी हो गया। तो एक बैकग्राउंड भी होता है कि भाई पढ़ा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं, मैं अगर संस्कृत भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये भी पता है कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपके CDP में क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो वो पता चल जाता है। इसलिए 1 हफ्ते की पढ़ाई जिसमें मैंने सिर्फ सभी सब्जेक्ट की मैराथन्स देख ली थी, कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, कुछ मॉक टेस्ट लगा लिए थे, हो गया था काम।
तो ये आपका एक तरीका है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कितनी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मेरी रोज़ क्लास लो आप, है ना, रोज़ क्लास में आओ ही आओ, मेरे लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करो, कितनी क्लासेस की आपको जरूरत। टारगेटेड जब तक अपने पास एक लक्ष्य नहीं है तब तक भटकते ही रहोगे कि अभी इधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे। तो भटकिए मत, थोड़ी टारगेट बेस्ड तैयारी कि भाई कितने दिन की तैयारी की ज़रूरत है, कहाँ कितना हम नंबर लेकर आ गए, क्योंकि समय सबके लिए कीमती है ना, मेरे लिए थोड़ी, आपके लिए भी है, आपका समय कीमती है। 82 है, फिर से देना पड़ेगा। 82 है, 80 से है तो भाई 90 क्रॉस तो करना ही है ना, तो दोबारा दीजिए एग्जाम। पता नहीं होता कब कौन से नियम में बदलाव हो जाए, और नियमों में बदलाव हो जाएगा तो भाई सरकार का क्या जाएगा, वो तो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। भुगतना तो स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है ना, तैयारी करने वालों को पड़ता है कि हर दिन कुछ ना कुछ गाइडलाइंस में चेंज हो रहा है, अभी ये नहीं चाहिए, वहाँ ये नहीं चाहिए, यहाँ ये चाहिए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 90 क्रॉस करके चलो और दोबारा दे दो एग्जाम, ठीक। 85 82 वाले भी देंगे एग्जाम। 90 क्रॉस करो, जिस दिन 90 क्रॉस हो जाता है, 90 आ जाते हैं, 91 आ जाते हैं, 92 आ जाते हैं, उसके बाद पर सीटेट मत दो, ठीक। सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस आपको भैया इसमें क्या है, एक में आपके 2 गद्यांश आएंगे, ठीक है। 2 गद्यांश में व्याकरण के प्रत्यय है, समास है, संधि है, कारक है, वाच्य है, उपसर्ग है, अव्यय है, ये टॉपिक पूछे जाएंगे। शब्द रूप है, धातु रूप है, ठीक। और पेडागोजी में आपके सवाल भाषा अधिगम और अर्जन, ठीक है। भाषा कौशल हो गए, भाषा पढ़ाने की विधियां हो गई, ठीक है, भाषा संबंधित विकार हो गए। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये सिलेबस है, जो कि मैं पहली क्लास में जब हमारी दोबारा नए सिरे से क्लास शुरू होगी वहाँ बताऊंगी। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कि संस्कृत का क्या सिलेबस है वो आपको आसानी से पता चल सकता है, ठीक। चलिए, तो आप देखो सवाल है, दोबारा से पेडागोजी पे आ जाते हैं, ठीक है। ज्ञान बहुत हो गया है ना, ऐसे ही लग रहा होगा कई लोगों को सुन करके कि ठीक है ज़्यादा ज्ञान मत दो, हम पढ़ने आए हैं संस्कृत के सवाल, ये बताओ। कई बार आता है ना समझ में सवाल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रायः अन्य भाषायाः अध्यापकः अध्यापिकाः वा अनुभवन्ति यत् छात्राः अन्य भाषां पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिताः न सन्ति, अतः किं समाधानम्। प्रायः अन्य भाषा के अध्यापक या अध्यापिका अनुभव करती है कि छात्र दूसरी भाषा को पढ़ने में इच्छित या प्रेरित नहीं है, इसके लिए क्या समाधान है। आप एक शिक्षक हैं, संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, आपने देखा कि बच्चों में संस्कृत को पढ़ने के लिए रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसके लिए क्या आप समाधान आप सोच पा रहे हैं। ए विकल्प है शैक्षिक परामर्शदात्री सहायम स्वीकरणीयम। एक शैक्षिक परामर्शदाता को, जो कि आपके एक तरीके का काउंसलर होता है, उसकी सहायता आप लेंगे, या अप्रेरित छात्रों के लिए पृथक कक्षा का आयोजन करेंगे, छात्रों को दिया गया घर का कार्य संपादित करने समाप्त करने के लिए प्रेरणा देंगे, कक्षा में हमेशा छात्रों के स्तर और उनके गुणों के अनुसार नए पाठ की पद्धति का अनुसरण करके, नई पाठन विधियों का अनुसरण करके छात्रों को अलग अलग रूप से प्रेरित करेंगे। बताइए, आप टीचर हैं, आप क्या करेंगे, कौन सा समाधान उपयुक्त लगता है। तो आप कहेंगे डी। अगर आपको ऐसा लगता है कि छात्रों में रुचि नहीं है पढ़ने को लेकर, तो भाई रुचि पैदा करो ना, देखो बच्चे क्या चाहते हैं आपसे। बच्चे, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो वो चाहते हैं कि भाई हमें खिला के खेल करवाया जाए, है ना, कोई गेम्स करवाई जाए, टीचर क्लासरूम के बाहर ले जाए, तो अलग ही एक आपके बच्चों को मजा आता है। जो पढ़ने वाला छात्र नहीं है वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करता है, तो बच्चों का उस तरीके का, आपकी मनोविज्ञान उसी तरीके का है उनका, तो उनको जिन चीजों में मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को केंद्र में रखकर बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको कक्षा में हमेशा छात्रों के स्तर, बच्चों का जो स्तर है उसी स्तर और उनके अनुगुण, उनके गुणों के हिसाब से नई पाठन पद्धतियों का अनुसरण करते हुए अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपके गतिविधि करके सीखने में मजा आता हो, कुछ बच्चों को देख करके कि उनको पिक्चर्स दिखाई जाएं, आपकी वीडियोस दिखाई जाएं, है ना, कुछ इस तरीके से करवाया जाए तो मजा आता है। कुछ को आप सीधे सीधे किताब से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वैसे मजा आता है। तो अलग अलग तरीके के छात्र हैं, तो पढ़ाने की विधियां भी अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। मोनोटोनस नहीं चलना चाहिए कि भैया एक ही तरीके से आए, किताब खोली, पढ़ाया, चले गए, बच्चे को समझ में आए ना आए, ठीक है। ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है, जैसे आप भी बहुत सारे हैं, 12वीं के बाद मैंने सबसे ज़्यादा ये फील किया कि भाई 12वीं में हम 12 साल दे देते हैं स्कूल में, और स्कूल में 12 साल के बाद क्या निकलता है कि बाहर हम जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का नहीं होता, कि कहीं ऑफिस में कहीं बात करनी पड़ जाए, कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, है ना, 10 जगह आपका काम होता है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि कुछ भी नहीं, हमें बात ही करना नहीं आ रहा है कि भाई अपनी बात समझानी कैसे है। तो हमने 12 साल क्या सीखा है स्कूल में, जब हमें अपनी बात ही रखना नहीं आ रहा है, बहुत सामान्य बातचीत करनी नहीं आ रही है,
ठीक है। तो इस तरीके से स्कूल लेवल पर बहुत अच्छी बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर वो नहीं हो रही है, बच्चे नहीं सीख पा रहे, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों को भाषा ज्ञान नहीं है, तो इसमें किसी की कमी नहीं है, बच्चों की कमी नहीं है, उसमें अध्यापकों की कमी है। तो आप भावी अध्यापक है, आपने जो अपने स्कूल में फेस किया है या जो कमियां आपको लगी है वो आने वाले बच्चों को ना महसूस हो, वो ये ना कहें कि हमारे अध्यापक बहुत खराब थे, उन्होंने हमारे पीछे मेहनत नहीं करी, उनकी गलती है। वो ऐसी गलती आप पर ना थोप के चले जाए, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। ठीक, देखो, संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तका नाम संदर्भे किम सर्वाधिकम असमीचीनम कथम। असमीचीन जहां पर भी लिखा है इसका मतलब जो ठीक नहीं है, ऐसे कथन को चुनना है। संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में क्या सर्वाधिक असमीचीन कथन है? क्या सर्वाधिक असमीचीन यानी गलत है ना। पाठ्य पुस्तकानि शिक्षण निर्देश युक्तानि भवेयुः। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के निर्देशों से युक्त हो, सूचना तथ्यों या विवरणों छात्र के स्तर और उनके अनुगुण होए, या पाठ्य पुस्तकों को छात्र के कुलानी अनुभव के आधार पर होए, या अध्यापक की सहायता के लिए पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत पाठ योजना हो। कौन सा कथन सर्वाधिक असमीचीन है? अगर हम पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में देखें तो गलत पूछा है, सही नहीं पूछा, ठीक, गलत पूछा है। तो आप कहेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण के निर्देश युक्त हो। निर्देश शब्द ही नेगेटिव है अपने आप में, कि पाठ्य पुस्तकें क्या हो कि शिक्षण के निर्देशों से, तो निर्देश क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपका सर्वाधिक असमीचीन कथन है। जबकि बाकी की सूचना तथ्य विवरण छात्रों के स्तर के हिसाब से हो, बिल्कुल ठीक। पाठ्य पुस्तक छात्रों के अनुभव के अनुकूल हो, बहुत बढ़िया। अध्यापक की सहायता के लिए पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत पाठ योजना, लेसन प्लान आजकल होता है टीचर्स के पास, है ना, कि भैया एक हफ्ते में इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इन इन गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना फर्स्ट टर्म के एग्जाम तक क्या क्या कवर करवा देना है, पूरी विस्तृत लेसन प्लान टीचर्स के पास होते हैं। तो ये तीनों ही पॉजिटिव है। असमीचीन कथन पूछा था तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण के निर्देशों इंस्ट्रक्शन से भरी हुई हो, ये आपका असमीचीन है। भाषा अधिगम संदर्भ है। भाषा अधिगम के संदर्भ में केषांच छात्राणां गतिः स्तरानुगुणं न दृश्यते, तेषां कृते आवश्यकतानुसारं काचित् विशिष्ट पाठन व्यवस्थायाः आवश्यकता अनुभूयते, इदं किम् अस्ति? भाषा अधिगम के संदर्भ में कुछ छात्रों की गति और स्तर के अनुगुण, भाषा अधिगम के संदर्भ में कुछ छात्रों की गति स्तर के अनुगुण नहीं दिखाई देती, उनके लिए आवश्यकता अनुसार कुछ विशिष्ट पाठन की व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसका कारण क्या है? इदम की मस्ती, अच्छा इसका कारण नहीं, इदम की मस्ती, यह क्या है? इदम की मस्ती यह क्या है? ये सारांशीकरण है, पुनः पुनः शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, पुनर्अभ्यास है। सवाल समझ गए कि हमें दिखता है कि भाषा का हमने टेस्ट लिया, कुछ बच्चे जो है जितना परफॉर्मेंस उनका आना चाहिए था उतना है ही नहीं, 100 में से 40 ही लेकर के आ रहे हैं, जबकि ज्यादातर बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, ज्यादातर बच्चों की बात समझ में आई है, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी आवश्यकता के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, इसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कमजोर बच्चे जो आपके अधिगम में जो पीछे रह गए हैं उनको दोबारा से सिखाने की एक तरीके की पद्धति है। यहाँ पर उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। द्विभाषिक कक्षायाम शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोगार्थम छात्राः निपुणाः भवेयुः इत्यर्थम किम आवश्यकम्। सवाल क्या कह रहा है कि द्विभाषिक कक्षायाम, द्विभाषी कक्षा में शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा के रूप के प्रयोग के लिए छात्र निपुण हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? ए विकल्प है लक्ष्य भाषाया लिखित पुस्तका नाम अधिकम पाठनम, लक्ष्य भाषा में लिखित पुस्तकों का अधिक से अधिक पढ़ाना, लक्ष्य भाषा में अधिक से अधिक लिखाना, द्विभाषा चलचित्र दर्शनम, 2 भाषाओं में चलचित्र वीडियोस आके दिखाना, लक्ष्य भाषाया भाषणम, लक्ष्य भाषा में बोलना। संभाषण के लिए क्या जरूरी है? संभाषण के लिए जरूरी बोलना है, संभाषण यानी बोलना, यही लिखा है। द्विभाषिक कक्षा में शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा के प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है? भाई बोलना आवश्यक है। लक्ष्य भाषा में, मैं संस्कृत की अध्यापिका हूं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे संस्कृत में बात करें, है ना, तो संस्कृत मेरे लिए लक्ष्य भाषा है,
और लक्ष्य भाषा में बच्चे बोले, इसके लिए लक्ष्य भाषा में उनको भाषण करवाना। इसमें हम बच्चे को भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करा सकते हैं, है ना। बच्चे को क्या करवा सकते हैं, भूमिका निर्वाह, यानी आपका रोल प्ले, है ना। इसी को हम अभिनय भी कह देते हैं, अभिनय विधि, इसका इस्तेमाल करें। ठीक, कुछ हम वाद विवाद करा सकते हैं। तो ये सब आपकी गतिविधियां बच्चों को लक्ष्य भाषा में बोलने का मौका देती हैं। ई लर्निंग इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। ई लर्निंग इसका अभिप्राय है, ए है दूरस्थ शिक्षणम, बी है लघु चित्र निर्माणम, सी है तकनीकी इति प्रयोग द्वारा पठनम पाठनम, डी है कठोर उपागमनाम प्रयोग द्वारा पठनम। बताइए क्या होगा। ई लर्निंग इसका अभिप्राय है। ई लर्निंग का अभिप्राय क्या है। ई लर्निंग का अर्थ है टेक्नोलॉजी, तकनीकी, इस प्रयोग द्वारा पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, है ना। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, जैसे आप अभी ई लर्निंग का हिस्सा है, आप घर बैठे क्लास देख रहे हैं ना। आप अलग अलग जगह के हैं, सारे एक साथ बैठे भी नहीं है। मैं कहीं और से क्लास ले रही हूँ, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, ये सब ई लर्निंग है। ठीक है, तकनीकी का प्रयोग पठन पाठन में करना ही ई लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, युवा अवस्थायाम भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूयते। युवा अवस्था में भाषा अधिगम के संदर्भ में अनुभव किया जाता है। सामान्य अर्जनम, भाषा अर्जने काठिन्यम, नैपुण्यस्य अभावः, नैपुण्यस्य आधिक्यम। बताइए, युवा अवस्थायाम भाषा अधिगम संदर्भ है। युवा अवस्था में भाषा अधिगम के संदर्भ में क्या अनुभव होता है। देखो, छोटा बच्चा भाषा जल्दी सीखता है और बड़ा बच्चा भाषा नहीं सीख पा। जैसे जैसे आप जितने बड़े होते जाएंगे उतना भाषा सीखने की कैपेबिलिटी, क्षमताएं आप में कम होंगी। इसके पीछे कारण क्या है। छोटे बच्चे को गलत बोल देता है तो उसको कोई हंसता है तो उसको शर्म नहीं आती है ना। वो बेझिझक होकर गलत भी बोलता है, सही भी बोलता है। उसका आत्मविश्वास अलग ही लेवल का होता है। उसे नहीं पता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन उसको जज कर रहा है, कौन कुछ आपके वो गलत बोलेगा तो हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं पता होता उसको। तो वो बेधड़क प्रयोग करने पर विश्वास करता है। जब वो बेधड़क प्रयोग करता है तो जल्दी जल्दी भाषा को सीखता भी है। और वहीं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम में शर्म नाम की वस्तु आ जाती है ना। तो हम शर्माते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। हमें लगता है कोई हम पर हंस देगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बताओ, इसको इतना भी नहीं आता। तो यानी भाषा अर्जन में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको भाषा अर्जन में कठिनता होती है। छोटे बच्चे के लिए भाषा सीखना बड़ा आसान हो जाता है और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो भाषा सीखना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, चलो। प्रायः पाठ्य पुस्तकेषु प्रदत्ताः प्रश्नाः स्तर अनुगुणं न दृश्यन्ते अथवा एते प्रश्नाः तथ्य आधारिताः भवन्ति, किम करणीयम्। लिखा है कि प्रायः पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न स्तर के अनुगुण नहीं दिखाई देते अथवा ये प्रश्न तथ्यों पर आधारित होते हैं, क्या करना चाहिए। ठीक, ए विकल्प है केवीएस के लिए 90 नंबर चाहिए आपको। आप सीटेट में अगर पूछ रहे हैं कि केवीएस देना है और सीटेट में कितने नंबर चाहिए, तो 90 नंबर चाहिए आपको। केवीएस आपके सेंट्रल के अंदर आता है ना, तो सेंट्रल के अंदर आता है तो सेंट्रल में आपका स्टेट का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है एससी ओबीसी वाला तो वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर सेंट्रल से बना हुआ है तो एक बार के लिए चल सकता है। ठीक, पाठ्य पुस्तक का कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, अतिरिक्त साहित्य का वाचन करना चाहिए। कक्षाओं में सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के आधार पर ही पाठ योजना होनी चाहिए। बताइए क्या होगा। अगर आपको दिखता है कि पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए प्रश्न छात्रों के स्तर के अनुगुण नहीं है, ये प्रश्न तथ्यों पर आधारित है, तो आप क्या करेंगे। आप कक्षाओं में सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधियों का आयोजन करेंगे। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, चिंतन प्रधान गतिविधियों को इनमें के साथ जोड़ेंगे ताकि छात्रों के स्तर के हिसाब से बच्चे सीखें। बच्चे खेलकूद से सीखेंगे, गतिविधियों से सीखेंगे। तो हम इनका प्रयोग के द्वारा वो तथ्यों पर आधारित सवाल सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, मिश्रित छात्र योग्यताया संपन्न भाषा कक्षायै किम महत्वपूर्णम।
मिश्रित छात्र की योग्यता से संपन्न भाषा कक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए है गृह कार्यस्य पूर्त्यर्थम अभिभावकैः सह मेलनम, बी है विभिन्न परियोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्राः परस्परम विमर्श कार्यं करिष्यन्ति सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति, अधिकंकान् प्राप्तुं विशिष्ट कक्षायाः आयोजनम, छात्राणां समस्याः समाधानं प्राप्तुं मनोचिकित्सैः सह मेलनम। सवाल समझ गए? सवाल कह रहा है कि मिश्रित छात्र की योग्यता से संपन्न भाषा कक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे विभिन्न परियोजनात्मक कार्यों का आयोजन, जिससे कि छात्र परस्पर विमर्श करके कार्य करें और उनमें सामाजिक कौशल विकसित हो। हम यही तो चाहेंगे कि अगर हमारे उसमें अलग अलग योग्यता के बच्चे हैं तो उनको आपके क्या करना है, आपको एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाइए, परस्पर उसको विचार विमर्श करने के लिए करिए, ठीक है, बातचीत करने के लिए कहिए, अलग अलग गतिविधियां दीजिए। तो ऐसे में मिश्रित योग्यता के बच्चे आपके सामाजिक होंगे और वे सामाजिक तौर पर एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक। संस्कृतस्य पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यकम, संस्कृत को पठन पाठन के संदर्भ में क्या सबसे आवश्यक है? ए विकल्प है संपूर्ण पाठस्य शब्दार्थानाम स्मरणम, संपूर्ण पाठ के शब्दों को स्मरण कर लो, पाठ आधारित अभ्यास के लिए संकेत प्रदानम, अध्यापक के द्वारा अध्यापिका के द्वारा संपूर्ण पाठ की विस्तृत व्याख्या, शिक्षणीय बिंदु, आपके शिक्षणीय बिंदु के आधार पर नए अभ्यासों द्वारा अधिकाधिक अभ्यास कार्य। बताइए क्या जरूरी है? तो आप कहोगे कि यहाँ पर सबसे जरूरी है अभ्यास। संस्कृत पठन पाठन के संदर्भ में शिक्षणीय बिंदु, जो हमने शिक्षणीय बिंदु होते हैं उद्देश्य, पढ़ाने से पहले कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स के आधार पर हम नए अभ्यासों और अधिक से अधिक अभ्यास बच्चों को कराएं तो बच्चों के लिए ये आपके नई भाषा को सीखने में आपके मदद करेगा, है ना। तो अभ्यास का सिद्धांत, भाषा को अगर हम बार बार बच्चों से हमारे सामने उस तरीके का माहौल देते हैं, उस तरीके का प्रयोग देखते हैं, तो बच्चा खुद उस भाषा को कैप्चर कर लेता है, खुद उसका प्रयोग कर पाता है। निर्देश प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत, निर्देश प्रदत्त विकल्पों में समुचित उत्तर चुनना है। किसी बहुविध भाषा कक्षा में ए विकल्प एतादृशी कक्षा लाभप्रदा भविष्यति यदि छात्राणां समान भाषा भाषण दृष्टया समूहीकरणं क्रियते, इस प्रकार की कक्षा लाभप्रद होगी क्योंकि छात्र समान भाषा की दृष्टि से समूहीकरण करते हैं। लक्ष्य भाषा में संभाषण के लिए संभाषणात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य भाषाओं के प्रयोग पूर्णता से निषिद्ध हुए। छात्र प्रायः परस्पर वार्तालाप करने में असमर्थ होंगे, इस प्रकार की कक्षा फलदायिनी नहीं होगी। प्रायः छात्र समृद्ध भाषा परिवेश के कारण से बहुविध उच्चारण प्रक्रिया से परिचित होंगे और इस प्रकार बहुविध व्याकरणिक संरचना से भी परिचित होंगे, अतः यह कक्षा अत्यधिक लाभप्रद होगी। आपको बताना है समुचित उत्तर, समुचित यानी जो ठीक उत्तर है। और किसके बारे में बताना है ठीक उत्तर? कि किसी बहुविध भाषा कक्षा का क्या फायदा होगा। तो आप लिखेंगे बहुविध भाषा कक्षा में बहुविध, बहुत प्रकार के, कोई बंगाली है, कोई आपके भोजपुरी बोल रहा है, कोई आपके जो है असमिया बोल रहा है, कोई तमिल तेलुगु बोल रहा है, ऐसी विविधता वाली कक्षा है। तो ऐसे में क्या होगा, छात्र एक समृद्ध भाषा परिवार के कारण से बहुत प्रकार के उच्चारण से परिचय होंगे, बहुत प्रकार के अलग अलग व्याकरणिक संरचनाओं से परिचित होंगे, तो यह कक्षा बच्चों के लिए लाभप्रद होगी। ठीक। और आज का आखिरी सवाल, होमवर्क का सवाल, भाषा अधिगम प्रक्रियायां प्रायः छात्रा संभाषण संदर्भे विश्वस्ताः न दृश्यन्ते, कारणमस्ति अधिगत भाषायाः उच्चारण सम्बद्धाः विशिष्टाः नियमाः, अस्याः समस्याः समाधानार्थं किम् आवश्यकम्। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रायः छात्र संभाषण के संदर्भ में विश्वस्त नहीं दिखते। कारण है कि अधिगत भाषा के उच्चारण संबंधित विशिष्ट नियम होते हैं। इसकी समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? हमें समझ में नहीं आता कि भैया इस भाषा में, अंग्रेजी में शब्द का उच्चारण होगा कैसे, अब हमें यही नहीं पता। तो ऐसे में हम थोड़े कंफ्यूज से रहेंगे, है ना, हमें डाउट रहेगा, आत्मविश्वास कम रहेगा। इसकी समस्या के समाधान के लिए कक्षा में अंतः क्रियार्थम गतिविधियों का प्रयोग, परामर्श सहायता के द्वारा विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, त्रुटियों का हमेशा समाधान, कक्षा में उच्च ही सस्वर वाचन। ठीक है, ये होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूंगी।
आज के इस सेशन को हम इन्हीं 20 सवालों पर एंड करेंगे, जिसमें हमने 9 सवाल तो गद्यांश आधारित देखे, 11 सवाल आपके पेडागोजी बेस्ड देखे। ठीक है, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आपके सीटेट का नोटिफिकेशन आए ताकि हम थ्योरी की क्लासेस शुरू करें, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस सेट से तो उन्हीं बच्चों का फ़ायदा हो रहा होगा जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। जो बिल्कुल नए साथी हैं उनको बहुत यहाँ पर जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे है ना। डिटेल में तब मज़ा आएगा जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो तब तक जो साथी बिल्कुल नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो सीधे प्रैक्टिस सेट ना लगा करके प्रैक्टिस सेट 1-2 देख लीजिए सवाल कैसे बन रहे हैं। थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पर बहुत सारी पढ़ी है, मैराथन क्लासेस पढ़ी है, उनको देखिए। ठीक है, उनसे अपना एक बार वन टाइम सिलेबस कवर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस सेट आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के सेशन को यहीं एंड किया जाता है। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।